धुंध में छिपा था घर, खामोशी में उसकी बात थी। जो भी अंदर आया उसकी किस्मत उसके साथ थी। दरवाजे ने रोका सबको, रास्ता कहीं जाता नहीं। वक्त के इस जाल में कोई लौट कर आता नहीं। आईना सच बतलाता पर चेहरा अपना रहता नहीं। जो घर को अपना समझे वो खुद में अपना रहता नहीं। शाम का वक्त है। एक कार बंगले के जंग लगे लोहे के गेट के सामने आकर रुकती है। ब्रेक की आवाज खामोश घाटी में गूंजती है। गेट मोटी जंजीरों से बंधा हुआ है और उस पर एक पुरानी लकड़ी का बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है प्रोहिबिटेड एरिया। माया सबसे पहले बाहर निकलती है। वो ट्रेकिंग के कपड़ों में है। उसके पीछे रेवा बाहर आती है। वो धीरे से कंकड़ पर कदम रखती है। समीर ड्राइवर सीट से बाहर निकलता है। वो अपनी पीठ सीधी करता है और ऊपर उस बड़े बंगले की ओर देखता है। उसके चेहरे पर झिझक नजर आती है। शानदार! समीर, देख रहे हो इसका आर्किटेक्चर? इसे कहते हैं हॉरर पैलेस। लोग कहते हैं कि यहाँ की दीवारें खून पीती हैं। आज हम दुनिया को दिखाएंगे कि ये सब सिर्फ किस्से हैं। समीर अपना फोन देखते हुए आगे बढ़ता है। माया, मुझे अभी भी ठीक नहीं लग रहा। कस्बे वालों ने कहा था कि यहाँ दोपहर में भी साया रहता है। और देखो, और यहाँ नेटवर्क बिल्कुल जीरो है। अगर कुछ हुआ ना तो हम किसी को भी बुला नहीं पाएंगे। दीदी प्लीज वापस चलते हैं ना। यहाँ की हवा में कुछ अजीब है, जैसे कोई हमारे कान में बहुत धीरे से फुसफुसा रहा हो। क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा? रेवा, तुम हमेशा यही कहती हो। ये सिर्फ तुम्हारी ओवर एक्टिव इमेजिनेशन है। हम यहाँ सिर्फ एक रात के लिए आए हैं। कल सुबह तक हम एक नेशनल अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री के साथ यहाँ से निकल जाएंगे। अरे डर मत, मैं हूँ ना। माया आगे बढ़कर गेट को धक्का देकर खोलती है। कुंडियों की तेज चीखती हुई आवाज आती है जिससे सबको अजीब सा महसूस होता है। कुछ वक्त बाद तीनों अंदर के हॉल में दाखिल होते हैं। हॉल बेहद बड़ा है और सामने एक बड़ी सी सीढ़ी ऊपर की ओर मुड़ती हुई जाती है। टूटे हुए झूमर के कांच के टुकड़े संगमरमर के फर्श पर बिखरे पड़े हैं। अचानक सीढ़ियों के पीछे के कोने से एक परछाई अलग होकर सामने आती है। रेवा घबराकर पीछे हटती है। दादी सामने आती है। उनके हाथ में लालटेन है जो अब बुझ चुकी है और उनकी नजरें सीधे उन पर टिकी हैं। तुम लोग यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? यहाँ सिर्फ मिट्टी और खामोशी बची है। नमस्ते दादी, मेरा नाम माया है। हमें पता चला है कि आप इस घर की देखभाल करती हैं। हम इस जगह के बारे में एक फिल्म बना रहे हैं। हमें बस कुछ घंटे यहाँ शूटिंग करनी है। फिल्म? मौत की फिल्म बनाना चाहते हो? इस घर को अपनी तस्वीरें खींचवाना नहीं पसंद। जो यहाँ की परछाइयों को कैद करने की कोशिश करता है वो खुद एक परछाई बन जाता है। दादी, हम बस अपना काम कर रहे हैं। अंदर तो तुम आ चुके हो, लेकिन बाहर जाने का रास्ता अब ये घर तय करेगा। ऊपर वाले कमरे में मत जाना, वहाँ वो सो रहा है। दादी ये कहकर वहाँ से चली जाती हैं। तीनों को कुछ समझ में नहीं आता कि उन्होंने अभी क्या कहा और वहीं खड़े रह जाते हैं। रात को तीनों एक बड़े मोहगनी डाइनिंग टेबल पर अपना सामान जमा लेते हैं। समीर कैमरे के लेंस को साफ करने में जुटा है और माया अपने नोट्स पढ़ रही है। रेवा खिड़की के पास बैठी है और बाहर अंधेरा आसमान देख रही है। खिड़की पर धीरे धीरे धुंध चढ़ने लगती है। माया एक डिक्टाफोन निकालती है और उसमें अपनी आवाज रिकॉर्ड करने लगती है। सीन 4, शॉट 1। हम रक्त महल के अंदर हैं। यहाँ का टेम्परेचर बाहर से कम 10 डिग्री कम है। अजीब बात यह है कि यहाँ कोई चिड़िया या दरख्त नहीं नजर आ रहे। खामोशी इतनी गहरी है कि अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही है। दीदी, वो देखो, दीवार पर वो क्या है?
रेवा फायर प्लेस के ऊपर लगी एक बड़ी तस्वीर की ओर इशारा करती है, जो कि एक ब्रिटिश काल के वक्त की एक परिवार की पेंटिंग होती है। उसमें बच्चों के चेहरों को किसी नुकीली चीज से खरोंच दिया गया है। केवल माँ का चेहरा साफ नजर आ रहा है और उसकी आंखें इतनी बारीकी से बनी हैं कि वो रेवा की हर हरकत को देखती हुई लगती है। शायद किसी पागल ने किया होगा या फिर सालों की नमी ने पेंट खराब कर दिया। घबराओ मत रेवा, ये सिर्फ एक पुरानी पेंटिंग है। तीनों सहमति में सर हिलाती हैं, बात को हल्का समझकर छोड़ देते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। तीनों ऊपर की मंजिल देखने का फैसला करते हैं। गलियारे में दोनों तरफ दरवाजे हैं, सारे बंद हैं। उनके कदमों से लकड़ी का फर्श चरमराता है। माया आगे आगे चलती है और उसके हाथ में तेज टॉर्च है, जिसकी रोशनी अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ती है। वो आखिर में एक दरवाजे तक पहुंचते हैं। वो गहरे सूखे खून जैसे लाल रंग से रंगा हुआ है। बाकी दरवाजों से अलग ये दरवाजा बिल्कुल नया लगता है। यही होगा वो कमरा जिसके लिए दादी ने मना किया था। समीर, कैमरा रोल करो। समीर कैमरा स्टार्ट करता है। जैसे ही माया दरवाजे के हैंडल की ओर हाथ बढ़ाती है, अचानक गलियारे में ठंडी हवा तेजी से बहने लगती है, जबकि सारी खिड़कियां बंद हैं। एकदम से ठंड बढ़ जाती है। उनकी सांसें हवा में धुंध जैसी दिखने लगती है। दीदी, नहीं, देखो, दरवाजे के नीचे से कुछ निकल रहा है। लाल दरवाजे के नीचे से एक गहरा काला तरल बाहर निकलने लगता है। वो ऊपर की ओर बढ़ता है, लकड़ी पर पतली नसों जैसा फैलता हुआ। कमरे के अंदर से एक धीमी लगातार खरोंचने की आवाज सुनाई देती है, जैसे नाखून पत्थर पर रगड़ रहे हों। माया पीछे हटती है। तीनों ये सब देखते हैं और तुरंत नीचे की मंजिल की ओर भागते हैं। तीनों मेन डोर की ओर भागते हैं। दरवाजा बंद मिलता है। वो पूरी कोशिश करते हैं, मगर दरवाजा नहीं खुलता। वो वहां से निकल जाते हैं। वो भागते हुए किचन में दाखिल होते हैं, इस उम्मीद में कि पीछे के दरवाजे से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। ये नहीं खुल रहा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बाहर से इसे वेल्ड कर दिया हो। माया, हमें खिड़की तोड़नी होगी। तीनों सहमति में सर हिलाते हैं। समीर एक भारी लोहे का बर्तन उठाता है और खिड़की पर मारता है। बर्तन कांच से टकराकर धीमी सी आवाज करता है और नीचे गिर जाता है। कांच पर उसका कोई असर नहीं होता। हम यहाँ कैद हो गए। दादी कहाँ है? उसे ढूंढो। दादी, दादी अब कहाँ है? हमें बाहर जाना है। पैंट्री के अंधेरे से उन्हें एक धीमी डरावनी हंसी सुनाई देती है। ये दादी की आवाज नहीं है, ये एक छोटे बच्चे की हंसी है, जैसे वो छुपन छुपाई खेलते हुए खिलखिला रहा हो। छुपन छुपाई खेलोगे? जो पकड़ा गया वो हमेशा के लिए मेरा। तीनों ये आवाज सुनते हैं। घबराकर वो वहां से अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। वो वापस डाइनिंग एरिया में आते हैं, जहां उन्होंने अपना सामान रखा था। वहां रोशनी सिर्फ कुछ मोमबत्तियों से आ रही है। वो सभी जोर जोर से सांस ले रहे हैं। तभी समीर अपना कैमरा निकालता है और उस पर रिकॉर्ड हुआ वीडियो देखने लगता है। उसे देखते ही उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। माया, ये देखो, ये अभी रिकॉर्ड हुआ है जब हम ऊपर थे। वो फुटेज चलाता है। उसमें वो खुद को गलियारे में चलते हुए देखता है, मगर फुटेज में उनके पीछे एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी आकृति चल रही होती है, जो रेवा की गर्दन से बस कुछ इंच दूर है। वो आकृति बहुत बड़ी है और उसका चेहरा अजीब तरीके से बिगड़ा हुआ है। ये क्या है? ये तो बिल्कुल मेरे पीछे था। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। समीर, क्या तुम्हारे पास कोई और औजार है? नहीं, गाड़ी में थे। यहाँ सिर्फ मेरा स्टैंड है। अचानक सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ जाती हैं। तीनों डर के मारे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। उनके जबड़े घबराहट में कांपने लगते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं,
रेवा का पैर फर्श पर किसी चीज से अटक जाता है। वो जगह बाकी जगह से अलग होती है। वो कालीन को उठाते हैं। नीचे एक ट्रैक डोर से हल्की सी रोशनी आ रही होती है। उन्हें लगता है कि ये शायद दादी हो या बाहर निकलने का रास्ता हो, इसीलिए तीनों नीचे उतरने लगते हैं। सीढ़ियां संकरी हैं और काई की वजह से फिसलन भरी है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, उन्हें एक बेसमेंट नजर आता है जो किसी तांत्रिक जगह जैसा लगता है। शेल्फ पर बहुत सारी छोटी मिट्टी की गुड़िया सजी हुई है। हर गुड़िया पर एक नाम लिखा हुआ है। विक्रम 1992, सोनिया 2004। दीदी, ये देखो। रेवा कमरे के बीच में रखे एक छोटे स्टूल की ओर इशारा करती है। वहाँ 3 नई गुड़िया रखी होती हैं। वो अभी पूरी तरह से बनी नहीं है, लेकिन उन पर लगे कपड़े के टुकड़े माया की जैकेट, रेवा के स्कार्फ और समीर की शर्ट से मिलते जुलते हैं। ये औरत पागल नहीं है, ये एक शैतान है जो हमारा शिकार कर रही है। अचानक उनके ऊपर का भारी ट्रैप डोर जोर से बंद हो जाता है। वो उस जगह में फंस जाते हैं। शेल्फ पर रखे मिट्टी की गुड़िया हल्की हल्की कांपने लगती है। खोलिए दादी, हमें बाहर निकालिए, हमें माफ कर दीजिए, हम चले जाएंगे। पत्थर की दीवारों में एक आवाज गूंजने लगती है। ये दादी की आवाज है, मगर अब वो हर तरफ से आती हुई महसूस होती है। इंसान अपनी मर्जी से आता है, मगर इस घर की मर्जी से जाता है। ये घर धोखा है, इसे ताजा कहानियां चाहिए। तुम्हारी यादें, तुम्हारा डर, अब सब मेरा है। अचानक कमरा गहरे भयानक धुएं से भरने लगता है। वो सांस लेने के लिए जूझते हैं, खांसते हैं और घुटते हैं, जैसे अंधेरा उन्हें अपने अंदर समेट रहा है। माया की आंख खुलती है। वो अब बेसमेंट में नहीं है। वो ठंडी पत्थर की फर्श पर उसी कमरे में पड़ी है जहां लाल दरवाजा था। रेवा और समीर उसके पास बेहोश पड़े हैं। कमरा खाली है, बस दीवार पर एक बड़ा सा आईना लगा है। उस आईने का फ्रेम इंसानी हड्डियों से बना है। माया लड़खड़ाती हुई उसकी ओर बढ़ती है, मगर आईने में दिखने वाला चेहरा उसका अपना नहीं है। उसमें वो खुद को दादी के रूप में पाती है। नहीं, ये क्या हो रहा है? समीर, रेवा, उठो! रेवा अपनी आंखें खोलती है, मगर वो पूरी तरह सफेद होती है। वो खड़ी होती है, जैसे कोई उसे धागे से खींच रहा हो, एक कठपुतली की तरह। दीदी, डर क्यों रही हो? अब हम हमेशा साथ रहेंगे, इस घर की दीवारों के अंदर। ये कहकर रेवा अचानक हवा में गायब हो जाती है। माया हैरान रह जाती है, डर उसे जकड़ लेता है। वो जल्दी से समीर को जगाती है और फिर दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। दोनों लाल दरवाजे को धक्का देकर बाहर निकलते हैं और गलियारे में आ जाते हैं। वो सीढ़ियों से नीचे भागते हैं और मेन डोर की ओर जाते हैं। इस बार दरवाजा आसानी से खुल जाता है। जैसे ही वो अंदर आते हैं, वो खुद को डाइनिंग एरिया में पाते हैं। ये क्या? हम यहाँ वापस कैसे लौटे? माया, भागो! वो फिर से मेन डोर की ओर भागते हैं, मगर जैसे ही वो एंट्रेंस हॉल से गुजरते हैं, उन्हें एहसास होता है कि वो वापस सीढ़ियों की ओर ही जा रहे हैं, जैसे उन्हें अपनी ही दिशा का समझ में नहीं आ रहा हो। ये खत्म क्यों नहीं हो रहा? हम गोल गोल घूम रहे हैं। धुएं के बीच से रेवा उनके सामने आती है। क्योंकि बाहर कोई दुनिया बची ही नहीं है, सिर्फ ये घर है। माया और समीर रेवा का डरावना रूप देखकर और वहां से पीछे हटकर भाग जाते हैं। वो एक कमरे में दाखिल होते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। दोनों जोर जोर से सांस ले रहे हैं। माया बगल में देखती है, जहां टेबल पर एक जली हुई मोमबत्ती रखी है। वहीं एक रजिस्टर रखा हुआ है। वो उसे खोलती है। उसमें उन सभी लोगों का हिसाब लिखा है जो कभी इस घर में आए हैं। वो आखिरी पन्ना पलटती है। वहां उसे अपने नाम नजर आते हैं।
माया की वाणी, समीर की दृष्टि, रेवा की रूह। उन नामों के पास कुछ तारीखें भी लिखी हुई हैं, मगर ये तारीखें आने वाले वक्त की होती हैं। समीर, देखो, यहाँ लिखा है कि हम हमेशा के लिए यहाँ रहेंगे। ये कोई भूत नहीं है, ये एक वक्त का जाल है। समीर उसे देखता है और जैसे ही वो पन्ना पलटने के लिए अपना हाथ आगे उठाता है तो उसे पता चलता है कि उसके हाथ गायब हो चुके हैं। माया, मेरे हाथ, मैं गायब हो रहा हूँ। नहीं, नहीं समीर, ये क्या हो रहा है? तुम कहाँ जा रहे हो? इसके साथ ही समीर धीरे धीरे हवा में गायब होने लगता है। माया डर के मारे वहीं बैठ जाती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। यहाँ आने के अपने फैसले पर अफसोस करती है। कुछ वक्त बाद वो खुद को संभालती है और उठकर वापस गलियारी की ओर जाने लगती है। माया कांपते कदमों से वहां पहुंचती है। वो इधर उधर देखने की कोशिश करती है जैसे कोई उसके साथ हो। तभी उसकी नजर सीढ़ियों पे पड़ती है। पहली मंजिल पर सीढ़ियों के किनारे दादी खड़ी होती हैं और उसे देख रही होती हैं। मैं मर चुकी हूँ, फिर भी मैं यहाँ हूँ, क्योंकि ये घर एक याद है और यादें कभी नहीं मरती। अब तुम्हें मेरा काम संभालना होगा। मेरा वक्त खत्म हुआ। माया ऊपर देखती है। उसकी आंखों में डर है और वो रो रही है। अगली सुबह एक कुर्सी खिड़की के सामने धीरे धीरे हिल रही होती है। उस कुर्सी पर माया बैठी होती है। खिड़की से आती धूप उस पर पड़ती है और अब वो वैसी नहीं दिखती जैसी यहाँ आई थी। उसके हाथों की त्वचा ढीली हो चुकी है, चेहरे पर झुर्रियां हैं और आंखें धुंधली सी लगती हैं। तभी उसे बाहर बंगले के सामने एक कार के आने की आवाज सुनाई देती है। कोई आ रहा है, मुझे दरवाजा खोलना होगा। वो मेन डोर की ओर चलती है। उसने वही फटी हुई साड़ी पहनी है जैसी दादी ने उसके सामने आने पर पहनी थी। बाहर गेट पर एक कार आकर रुकती है। 3 युवा लोग बाहर निकलते हैं, 2 लड़के और एक लड़की। वो अपने साथ हाईटेक उपकरण, ड्रोन और थर्मल कैमरे लेकर आए होते हैं। गाइस, ये है वो जगह, रक्त महल। कहते हैं यहाँ जो आता है वो गायब हो जाता है। चलो वायरल वीडियो बनाते हैं। बुजुर्ग माया दरवाजे पर खड़ी होकर उन्हें देखती है। उसकी आंख से एक आंसू निकलता है, मगर उसका चेहरा बिल्कुल शांत और बिना किसी भाव के होता है। वो धुंध से भरे लॉन की ओर देखती है। दूर बरगद के दरख्त के पास 3 परछाइयां नजर आती हैं, उसकी, रेवा और समीर की, जैसे वो अपनी जगह लेने वाले को आते हुए देख रहे हों। जैसे ही वो तीनों माया के पास पहुंचते हैं, अंदर आ जाओ, घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है।